हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जूठन आत्मकथा का कथानक। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जूठन सामाजिक संवाद को उजागर करने वाले दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। हिंदी दलित साहित्य में मोहनदास नैमिषरॉय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे के प्रकाशन के बाद जूठन का परिप्रकाश हुआ। जूठन के प्रकाशन ने एक नया मोड़ लिया। दलितों के आत्मकथा लेखन की परंपरा को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इस विवाद में गैर दलित साहित्यकारों के साथ कुछ आत्मकथाकार भी शामिल दिखाई पड़े। जहां एक और दलितों की आत्मकथा को मराठी की नकल माना गया, वहीं दूसरी ओर कुछ आत्मकथाकारों ने ऐसी आत्मकथा लेखन से अपनी जाति की बेइज्जती हो रही है ऐसा समझा। इस प्रकार दलितों की आत्मकथा विरोध के सिलसिले में रही। ओम प्रकाश जन्म से लेकर अंत तक दलित जीवन की त्रासदी के साथ अनवरत संघर्ष करते रहे। वह पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझते हुए अंत तक जाति के कटघरे से मुक्त नहीं हो सके। अपनी प्राथमिक शिक्षा से लेकर नौकरी जीवन तक केवल संघर्ष ही करते रहे। तत्कालीन भारतीय समाज, सामाजिक व्यवस्था, सवर्णों की मानसिकता, दलितों पर अन्याय, अत्याचार और शोषण, गांव और शहरी परिवेश तथा वहां के लोगों की संकीर्ण मनोवृत्ति, रूढ़ि अंधविश्वास जैसे असामाजिक तत्वों से जुड़े जीवन भर की अनुभूति और मानसिक यंत्रणा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपनी आत्मकथा लिखने पर प्रेरित किया। अब हम जानते हैं जूठन आत्मकथा के कथानक के बारे में। जोहड़ी के किनारे पर चूड़ों के मकान थे। चारों तरफ गंदगी भरी थी। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, लोगों के झगड़े, ऐसे ही वातावरण में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बचपन बीता। परिवार में 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा, 1 ताऊ, सब के सब कुछ ना कुछ काम करते थे। फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी। गाँव के घरों में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे। रात बेरात बेगार भी करनी पड़ती थी। इसके बदले मजदूरी नहीं मिलती थी। बेगार के लिए मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। परिवार में सबकी गाली गलौज और प्रताड़ना सहने की आदत पड़ चुकी थी। परिवार वालों के प्रति सवर्णों का उम्र में बड़ा हो तो ओ चूड़े बराबर, या उम्र में छोटा हो तो अबे चूड़े, यही संबोधन किया जाता था। अस्पष्टता का माहौल था। चूड़े के स्पर्श से पाप लग जाता था। समाज में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। चूड़े केवल काम की वस्तु थे। किसी के काम पूरा हो जाने के बाद काम संपादन करने वाले चूड़े के प्रति सवर्णों के मन में कृतज्ञता के बदले अनादर की भावना भरी रहती थी। इस प्रकार लेखक के अनुसार इस कुल में जन्म देने वाला व्यक्ति अपने आप को अभिशाप जैसा मानता था। चूड़े परिवारों के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। उन्हें स्कूल में जाकर पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आज़ादी के बाद भी
जन सामान्य की मानसिकता में विशेष बदलाव नहीं आया था। सवर्ण के साथ चूड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कोई अगर स्कूल जाता तो उसे दूसरों से दूर जमीन पर बैठना पड़ता था। सवर्णों के बच्चे जाति का नाम लेकर दलित बच्चों को चिढ़ाते थे और कोई बिना कारण पीटते थे। स्कूल में दलित बच्चों का पानी पीना भी मना था। सवर्ण बच्चों की तरह उन्हें हैंडपंप छूने नहीं दिया जाता था। हैंडपंप छूने से सज़ा मिलती थी। स्कूल शिक्षक इन बच्चों को खूब पीटते थे, इन्हें भद्दी गालियाँ देते थे। जहाँ सवर्ण बच्चों को प्यार मिलता था, वहीं चूड़ों के बच्चों को बिना अपराध माँ बहन लेकर गालियाँ सुननी पड़ती थी। शिक्षक लोग इन बच्चों के हाथ में झाड़ू पकड़ाकर स्कूल के मैदान की साफ सफाई कराते थे। ऐसे में दलित बच्चों के मुंह में हमेशा मुस्कान के बदले उदासी छाई रहती थी। स्कूल की परेशानियां झेलने वाले ओम प्रकाश ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि स्कूल में दाखिला लेने के बाद एक बार मास्टर कालीराम उनसे पूछता है, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश ने धीमी आवाज़ में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूड़ों का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं, जी ठीक है। वह जो शीशम का पेड़ है उस पर चढ़ा जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाकर, और पूरे स्कूल में ऐसा चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो यह खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। लेखक को पूरा दिन झाड़ू लगाने का आदेश मिला। 2 दिन झाड़ू लगाने के बाद तीसरे दिन जब ओम प्रकाश चुपचाप बैठ गए, तब हेडमास्टर की दहाड़ सुनाई पड़े, अबे ओ चूड़े, कहाँ घुस गया? उनकी दहाड़ सुनकर लेखक थर थर काँपने लगे। उस वक्त एक त्यागी लड़की ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लेखक की गर्दन दबोच ली, कक्षा के बाहर खींचकर लेखक को बरामदे में ला पटका। फिर चीखकर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश के पिता ने जब यह बात गांव वालों से कहा तो उत्तर मिला, क्या करेगा स्कूल भेजकर? या कोने में हासिल ना होती, या फिर झाड़ू ही तो लगवाई है। विद्या ऐसे तरियों गुरु दक्षिणा में अंगूठा तो नहीं मांगा। इस प्रकार स्कूल में दलित बच्चों के प्रति हमेशा अनादर की भावना बनी रहती थी। वहाँ दलित की रीति रिवाज, खान पान, चाल चलन की आलोचना करते हुए उन पर कीचड़ फेंका जाता था। स्कूली परिवेश जाति पाति, छूत अछूत के भेदभाव से ऐसा कलुषित था कि चूड़े चमार जैसे दलित बच्चों के लिए वहाँ चैन की सांस लेना भी मुश्किल था। चूड़ों के बच्चों के प्रति केवल स्कूल में नहीं, गांव के विविध वर्ग और जातियों के लोगों में भी ऐसी घृणा की भावना बनी रहती थी। ओम प्रकाश ने अपनी आत्मकथा में इस बात को स्पष्ट करने के लिए अपने कपड़े की इस्त्री करते वक्त घटी एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें वह बताते हैं, खादी वर्दी को मैंने रगड़ रगड़ कर धोया। समस्या थी इस्त्री करने की। मेरी कक्षा में धोबी का एक लड़का था। मैंने उससे कहा, उसने शाम को घर आने के लिए कहा। शाम को वर्दी लेकर उसके घर गया। मुझे देखते ही उसका बाप चिल्लाया, अबे चूड़े के किम्पे, कहाँ घुसा आ रहा है? उसका बेटा उसके पास खड़ा था। मैंने कहा, वर्दी पर इस्त्री करानी है। हम चूड़े चमारों के कपड़े ना धुलवाएंगे, ना ही इस्त्री करेंगे। जो तेरे कपड़े पर इस्त्री कर देगा तो तगा कपड़े ना धुलवाएंगे, हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। जूठन में चूड़ों की जीवन शैली का मार्मिक चित्रण भी देखने को मिलता है। लेखक ने
अपने परिवार वालों तथा अन्य चूहों के दर्दनाक जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है। चूहे कठिन परिश्रम है, पर कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें 2 जून रोटी नहीं मिलती। फसल कटाई के समय सवर्ण लोग गाली गलौज के साथ बलपूर्वक दलित चमार चूहों को काम के लिए ले जाते हैं। काम पूरा होने के बाद इन्हें सारी पारिश्रमिक दिए बिना कंजूसी करते हैं। परिवार में पुरुष बाहर के काम करते हैं, जबकि नारियां मेहनत मजदूरी के साथ घर की लिपाई पुताई आदि करती हैं। सवर्णों के घरों में गृहपालित पशु पक्षियों की देखभाल करना, मवेशियों का गोबर उठाकर उपले बनाना आदि रोजमर्रा का काम था। दोपहर को प्रत्येक घर में एक बची कुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, उसे पाकर उन्हें संतोष से रहना पड़ता था। कभी कभी भंगन की टोकरी में जूठा भी डाल दिया जाता था। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूहे दरवाज़ों के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठ जाते थे। बारात खाना खा चुकने के बाद जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें चूहे घर ले जाकर जूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूरी के बचे कुचे टुकड़े, एक मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्ते में पाकर बाँछें खिल जाती थी। जूठन चटकारे लेकर खाई जाती थी। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत ही रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई थी कि महीनों तक खाते रहे। जूठन को धूप में सुखाकर आगे के लिए सुरक्षित रखा जाता था। लेखक ने जूठन समेटने की तत्कालीन परंपरा के आधार पर अपनी आत्मकथा का नाम जूठन रखा। इस संबंध में ओम प्रकाश ने एक घटना का उल्लेख किया है। सुखदेव सिंह के घर में बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से मिठाई और पकवानों की महक आ रही है, वह हमें भी खाने को मिलेगा। जब सब खाना खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते हुए देखकर कहा, चौधरी जी, अब तो सब खाना खा के चले गए, हमारे बच्चों को भी एक पत्तल पर घर के लिए कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतज़ार करते हैं। सुखदेव सिंह ने झूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर तो जूठन ले जा रही है, ऊपर से बच्चों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। उस दिन सुखदेव की ऐसी बातों में ओम प्रकाश की माँ ने दुर्गा का भयंकर रूप धारण किया। उसने टोकरा वही बखेर दिया था और सुखदेव सिंह से कहा था, इसे ठाके अपने घर में रख ले, कल तड़के बारातियों को खिला देना। सुखदेव माँ पर हाथ उड़ाने के लिए झपटा था, लेकिन लेखक की माँ ने शेरनी की तरह डरे बिना सामना किया। जूठन का सिलसिला इस घटना के बाद बंद हो गया। हिंदू धर्म के नियंताओं के द्वारा अंधविश्वास और रूढ़िवादियों के प्रचार प्रसार से दलित समाज आंतरिक विसंगतियों का शिकार हुआ था। वाल्मीकि समाज में ऐसी अनेक बुराइयां थीं। शादी ब्याह के अवसर पर अत्यंत नंदनीय सलाम की प्रथा प्रचलित थी। लेखक के अनुसार देखने सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन दूल्हा हो या दुल्हन, शादी के पहले ही दिन उसमें हीनता बोध भर जाता है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा के पार्श्व में जातीय अहम की पराकाष्ठा है। समाज में जो गहरी खाई है, उस प्रथा को और गहरा बनाती है। एक साजिश है हीनता के भंवर में फंसा देने की। कितनी ही बार दूल्हों को ही नहीं,
दुल्हनों को भी बेइंतहा अपमान सहना पड़ता था। शादी के पहले दिन दूल्हा या दुल्हन को घर घर घूमकर सलाम करना वास्तव में एक घृणित प्रथा थी। वस्तुतः सवर्णों की दृष्टि में दलितों को नीचा दिखाना इनका उद्देश्य है। इस प्रथा के प्रति ओम प्रकाश के मन में असंतोष की भावना दिखाई देना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, इसके खिलाफ विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। अपने मित्र हिरम सिंह के विवाह में सलाम के लिए उसके साथ गए। वाल्मीकि लौटकर अपने पिताजी से जानना चाहते हैं कि ये सलाम के लिए जाना क्या ठीक है। फिर दोबारा पिताजी से यह कहते हैं, अपनी ही शादी में दूल्हा घर घर घूमे बुरी बात है। बड़ी जाति वालों के दूल्हे तो ऐसा कहीं नहीं जाते। ये दुल्हन बरला जाकर ऐसे ही घर घर जाएगी सलाम करने। लेखक के पिताजी ने ओम प्रकाश की बात की बड़ी तारीफ की थी। सदियों से प्रचलित इस प्रथा को अपने घर में समाप्त कर दिया। ओम प्रकाश को मालूम हो गया कि व्यक्ति पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाने पर जातियां सुधारने नहीं बल्कि जन्म से विखंडित भावना का सूत्रपात करती है। दलितों के प्रति जाति प्रथा और छुआछूत को लेकर जो सामाजिक अन्याय है, उसे दलितों में हिंदू धर्म के प्रति विमुखता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेखक ने अपनी आत्मकथा में अपनी जाति में प्रचलित परंपरा, अंधविश्वास, अंधी आस्था आदि का विस्तृत वर्णन किया है। चूड़े जात में विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी। हिंदू परंपरा की तरह विधवा विवाह हीन दृष्टि से देखा नहीं जाता था। चूड़े परिवारों के साली से शादी विवाह, हारी बीमारी, जीवन मृत्यु सभी में सूअर की महत्ता थी। पूजा अर्चना भी सूअर के बिना अधूरी थी। आंगन में घूमते सूअर गंदगी के प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे। चूहड़ जाति में भी कई उपभेद देखे जाते थे। महार, भंगी, चमार और मेहतर आदि। वह भले ही बाह्य रूप से भेदभाव भुलाने की बात कर रहे थे, पर आंतरिक रूप से आपस में जूझते थे। सांप्रदायिकता की समस्या से काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ता था। चूड़े जात में अंधविश्वास भरपूर था। काले जादू और टोने टोटके पर काफ़ी विश्वास था। भूत प्रेत की छायाओं के प्रति पूरी बस्ती में अजीब माहौल था। जरा भी किसी की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर की बजाय किसी भगत को बुलाया जाता था। अक्सर किसी भूत के प्रभाव का जिक्र देवी देवताओं पर सूअर, मुर्गे, बकरे और शराब चढ़ाए जाते थे। जन्म हो या शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य या मृत्यु भोग में विशेष देवी देवताओं की पूजा होती थी। बस्ती में भी कोई छाया से छुटकारा पाने के लिए झाड़ फूक, टोने टोटके, ताबीज़, कड़े, बभूत आदि की आजमाइश शुरू हो जाती थी। ये तमाम कार्य रात में किए जाते थे। ढोलक संगीत का आयोजन होना था। गाने में अशिष्ट शब्दों की भरमार होती थी, जो देवताओं के प्रति आत्मीयता दिखाने की अभिव्यक्ति थी। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन नहीं, माई मर्दान के नाम पर सूअर का बच्चा चढ़ाया जाता था और फिर कड़ाही की जाती थी। कड़ाही यानी हलवा पूरी का भोग लगाया जाता था। पूजा में सूअर की बलि और शराब की बोतल दी जाती थी। किसी भी काम में देवताओं की पूजा ज़रूरी थी। यदि कोई भूल कर जाए या मुकर जाए तो अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती थी। चूड़ों की देवी देवताओं पर गहरी आस्था थी। पौन पिराने वाला गुरु देवता का आवाहन करता था। तरह तरह के लालच देवताओं को दिए जाते थे ताकि देवता भय भगत के शरीर में प्रविष्ट हो सके। ओम प्रकाश इसे ढोंग ही समझ चुके थे। जहाँ आस्था के सामने तर्क कोई मायने नहीं रखता था। ना जाने
इन भक्तों ने कितने लोगों को मार दिया। ओम प्रकाश के 2 भाई बहन बिना दवा दारू के सही इलाज के चल बसे। हर साल इस प्रकार लोग मरते थे, पर लोगों में इन देवताओं और भक्तों के प्रति आस्था कम नहीं होती थी। शादी ब्याह से पहले देवताओं के लिए सूअर की बलि देनी पड़ती थी। ओम प्रकाश ने अपनी शादी से पहले बलि चढ़ाने की प्रथा का अंत कर दिया। वस्तुतः दलित समाज में ऐसी दुर्गति के पीछे गरीबी, अंधविश्वास, अशिक्षा ही उत्तरदायी है, जिसे ओम प्रकाश भली भांति समझ चुके थे। तत्कालीन हिंदू समाज में सवर्णों के द्वारा दलितों का शोषण, देवी देवताओं के मंदिर प्रवेश के विरोध आदि के कारण दलितों के मन में हिंदू धर्म के प्रति अनास्था की भावना उत्पन्न होती थी। ऐसी स्थिति में पढ़े लिखे दलित आदमी भी अपने आप को हिंदू कहने लायक नहीं समझते थे। लेखक ओम प्रकाश जी को दलितों के प्रति हिंदुओं की मनोस्थिति के गहरा दुख दिया था। उन्होंने इस संबंध में अपने मन की बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि लेकिन मन में एक उबाल सा उठता था जो कहना चाहता था, मैं हिंदू भी तो नहीं हूँ। यही हिंदू होता है जो हिंदू मुझसे इतनी घृणा, इतना भेदभाव क्यों करते, बात बात पर जातीय बोध की हीनता से मुझे क्यों भरते। मन में यह भी आता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी क्यों है कि वह हिंदू ही हो। हिंदू की क्रूरता बचपन से देखी है, सहन की है। जीवन श्रेष्ठता का भाव अभिमान बनकर सदा कमज़ोर को ही क्यों मारता है। क्यों दलित के प्रति हिंदू इतना निर्मम और क्रूर है। ओम प्रकाश को हिंदुओं के आचार विचार और सवर्णों के प्रति उनके मनोभाव तथा आक्रोश तभी अच्छी तरह ज्ञात हुआ जब उन्होंने अंबेडकर को पढ़ा था। इतना ही नहीं, अंबेडकर को पढ़कर गांधी के विषय में भी उनकी राय बदली। उन्होंने जूठन में लिखा, अंबेडकर को लेने के बाद यह बात समझ में आ गई कि गांधी ने हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में नहीं जोड़ा, बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया, उनके हितों की रक्षा की। यह धारणा भी उन दिनों पुख्ता हो रही थी। जो शिक्षा स्कूल कॉलेज में दी जा रही थी वह किसी भी रूप में हमें राष्ट्रीय नहीं बनाती है, बल्कि संकीर्ण हिंदू बनाती है। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे सवर्ण जातियों के मन में भी जाति पाति, छूत अछूत की भावना है। इस संबंध में लेखक ने अपना एक कटु अनुभव का रेखांकन किया है। सन 1980 के आसपास की घटना है। लेखक अपनी पत्नी चंदा के साथ राजस्थान भ्रमण से वाया दिल्ली होकर चंद्रपुर लौट रहे थे। गाड़ी के उसी डिब्बे में बैठे एक पढ़े लिखे परिवार वालों के साथ उनका संपर्क हुआ। पढ़े लिखे संभ्रांत युवक किसी एक मंत्रालय के अधिकारी थे। लेखक की पत्नी के साथ उस अधिकारी की पत्नी बड़ी खुशी से बात कर रही थी। माहौल बड़ा सुखद था, पर बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि वह लोग भंगी जाति के हैं तो अचानक सन्नाटा छा गया। तब से यात्रा की परिसमाप्ति तक वातावरण बड़ा दुखद रहा। लेखक ने अपनी इसी गहरी पीड़ा को स्पष्ट करते हुए कहा कि वक्त बदला है, लेकिन कहीं कुछ है जो सहज नहीं होने देता। कई विद्वानों से जानना चाहा कि सवर्ण के मन में दलितों शूद्रों के लिए इतनी घृणा क्यों। आज जाति एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक यह पता नहीं होता कि आप दलित हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। जाति मालूम होते ही सब कुछ बदल जाता है। फुसफुसाहटें, दलित होने की पीड़ा चाकू की तरह नस नस में उतर जाती है। गरीबी, अशिक्षा, चिन्ह भिन्न दारुण जिंदगी, दरवाजे के बाहर खड़े रहने की पीड़ा, भला
अभिजात्मक गुणों से संपन्न सवर्ण हिंदू कैसे जान पाएंगे। इस प्रकार जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश ने अपने जीवन की मार्मिक घटनाओं के जरिए दलितों की अनकही व्यथा कथा का व्यापक चित्रण किया है। सचमुच जूठन दिल दहला देने वाली एक दलित लेखक की जीवन कथा है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन आत्मकथा के कथानक के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।